हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और फिर से हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। आप लोग के लिए लगातार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हो रही है। आज मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको आसानी से दिखे और आपके लिए और कुछ बेहतर करना हो तो मैं कर सकता हूं। तो आप लोग लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए अधिकतम लोगों के साथ। संजना कुमारी गुड इवनिंग, रोहित राज जी गुड इवनिंग, श्याम कुमार जी गुड इवनिंग, चंदा झा, अर्चना यादव, असद दानिश जी, अर्चना यादव, अनिल कुमार जी, निशांत रोशन, आशा कुमारी, अर्चना सोलोनी, पॉल, अर्चना यादव, असद दानिश, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से हमें 3 स्टार हासिल करना है। मिशन डीएसपी और मिशन एसडीएम सांसों से आग लगा देनी है, बुझाना नहीं है। इस बार आग लगा देना है, इतनी मेहनत करनी है। तो देखते हैं हम लोग 50 प्रश्न आज के सेशन में। तो आज के सेशन का पहला करंट अफेयर आपके सामने उपस्थित है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल। भारतीय सेना में उप प्रमुख वाइस चीफ रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ये कौन है भाई? भारतीय सेना में वाइस चीफ यानी उप प्रमुख रह चुके हैं और इन्हें उत्तराखंड राज्य का क्या बनाया गया है? इन्हें उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहा है। आप जानते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तभी उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। वहां के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नवाला फाउंडेशन के सहयोग से, एक फाउंडेशन है जिसका नाम है नवाला फाउंडेशन, नवाला फाउंडेशन के सहयोग से, नवाला फाउंडेशन के सहयोग से कौन भाई? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किसके सहयोग से? नवाला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया है। यानी सबसे पहली बात आपको याद करना है कि हिमालय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? तो हिमालय दिवस मनाते हैं। इस बार इसका आयोजन किसने किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया है। किसके मदद से किया है? नवाला फाउंडेशन के मदद से किया है। इसकी थीम है, इस बार इस दिवस की जो थीम रखी गई है वो थीम क्या रखा गया है? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेवारी, इसका थीम है इस दिवस का। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कब मनाते हैं हिमालय दिवस और इसका थीम क्या है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, हिमालय का हमारे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है और हमारा उसके प्रति क्या जिम्मेवारी है, ये हमारा इस साल के हिमालय दिवस का थीम है। चलिए नेक्स्ट करंट को हम लोग देखते हैं। अगला करंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सामने आप कर्नाटक का मैप देख रहे हैं। कर्नाटक का ये मैप है, कर्नाटक इससे संबंधित है। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कर्नाटक। अभी तक भारत में कोई भी राज्य ट्रांसजेंडर को अनुमति मिल गया। अब ट्रांसजेंडर भी वैकेंसी जब आती है, परीक्षा होती है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऑप्शन में 2 ही आता था, मेल और फीमेल, लेकिन अब फॉर्म के अंदर एक तीसरा ऑप्शन भी आता है थर्ड जेंडर का, यानी ट्रांसजेंडर के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन यह मौका तो मिला था, लेकिन अभी तक ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन किसी राज्य ने नहीं दिया था। ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह बन गया कर्नाटक। ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन दिया है 1%, पूरी सीट का 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को मिल गया। यानी जितनी सीटें आएंगी वैकेंसी में उसका 1% सीट ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा। ऐसा करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है। मैं बता दूं कर्नाटक की राजधानी
बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है भाई? बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली या उद्यान शहर, गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। बेंगलुरु के पास ही एक स्थान है जिसका नाम है हट्टी, और दूसरे का नाम है कोलार। तो हट्टी और कोलार दो माइंस है जहां से क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। कर्नाटक के हट्टी माइंस और कोलार माइंस में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। और कर्नाटक में ही दो प्लेस और है, एक का नाम है बेल्लारी और दूसरे का नाम है कुद्रेमुख, जहां से भारी मात्रा में आयरन मिलता है। तो कर्नाटक के विषय में इतनी बातें आप जान जाइए। कर्नाटक में एक प्लेस है मैसूर, कर्नाटक में ही एक प्लेस है मैसूर, जहां वृंदावन गार्डन है। क्वेश्चन आता है वृंदावन गार्डन कहां है? वृंदावन गार्डन कहां है? तो मैसूर में है। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? उद्यान नगर बोलते हैं, गार्डन सिटी। और बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु के पास ही दो माइंस है, खदान है, एक का नाम है हट्टी माइंस और एक का नाम है कोलार माइंस, जहां भारी मात्रा में गोल्ड मिलता है। और कर्नाटक में ही बेल्लारी और कुद्रेमुख है, जहां भारी मात्रा में आयरन मिलता है। और बता दूं, भारत में पहली बार कॉफी की खेती भी कहां किया गया था? कर्नाटक में। और भारत में वर्तमान की बात करें, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? यह आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक का कॉफी के उत्पादन में, रेशम के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, कॉफी, रेशम यानी सिल्क और मक्का, इसके उत्पादन में पहला स्थान है। इतनी बात आप जान जाइए। और ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन किसने दिया? कर्नाटक के पहला राज्य, एकदम याद कर लेना इसे। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया गोवा। गोवा देश का पहला राज्य बन गया, गोवा, जिसने मुफ्त में पूरी जनता को, अपनी पूरी आबादी को मुफ्त में पीने के साफ पानी की व्यवस्था किया है गोवा। और गोवा के बारे में 2-3 दिन पहले मैंने बताया था। मैं हमेशा बोलता हूं कि पिछला जो करंट अफेयर है उसे आप जरूर देख ले जाकर के। हमने बताया था गोवा भारत का पहला राज्य बना था जो रैबिज मुक्त हुआ था। रैबिज जानते हैं ना? कुत्ता काटने से आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस जाता है, उस वायरस का नाम है रैबिज, और उससे जो बीमारी होती है उसका नाम है क्या? हाइड्रोफोबिया। रैबिज से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, यानी कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। तो रैबिज मुक्त होने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन हो गया? गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो मुफ्त में फ्री में लोगों को पानी उपलब्ध करा रहा है। साथ में रैबिज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बन गया। समझ में आ रहा है बात? इसके अलावा ओडीएफ माने खुले में शौच मुक्त, ओडीएफ पहला राज्य जो ओडीएफ बन गया, कंप्लीटली खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। प्रत्येक घर में बिजली देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गोवा। समझ में आ रहा है बात? तो भारत का पहला राज्य गोवा किस किस चीज में बना? मुफ्त पानी उपलब्ध कराने में, रैबिज यानी कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, यानी रैबिज मुक्त होने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना? गोवा। हर घर में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। और क्या हुआ भाई? गोवा ओडीएफ खुले में शौच मुक्त होने वाला भी पहला राज्य कौन बन गया? गोवा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी है। भाई सेशन को शेयर कर दो, एक बच्चे 10-10 लोगों को शेयर करो। सेशन को लाइक भी कर दो, बगल में लाइक बटन होता है, लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और अधिकतम लोगों को शेयर कर दो। क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में जो गांव तक बैठे लोग जो डीएम और डीएसपी बनने का सपना पाल के बैठे हैं, लेकिन वो सक्षमता न होने के कारण वो पटना नहीं आ सकते, शहर तक नहीं आ सकते, तो आप जरूरी नहीं किसी को पैसा देकर समाज सेवा किया जाए, आप लिंक शेयर करके भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो लगातार लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दे, सारे ग्रुप में शेयर कर दे। जहां भी आपका चैनल है, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे जो भी ग्रुप्स है उन सारे ग्रुप में आप इनको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। तो गोवा भाई भारत का पहला राज्य बन गया जो सभी को फ्री में पानी दे रहा है, रैबिज मुक्त हुआ, गोवा पहला राज्य बना। इसके अलावा प्रत्येक घर को बिजली देने वाला भी पहला राज्य गोवा बना। और अंतिम बताया ओडीएफ होने वाला भी पहला राज्य गोवा। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा में मर्म गोवा बंदरगाह है, गोवा में मर्म गोवा एक बंदरगाह भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले करंट को देखते हैं। नेक्स्ट करंट देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए सामने मैंने पिक भी लगाया है,
सामने हमने पिक भी लगा दिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके हेड कौन है? डॉक्टर वीजी सोमानी। नोट कर लीजिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके चीफ हैं डॉक्टर बीजी सोमानी। और बता दूं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां क्लिक करके मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस और रंजीत कुमार सिंह सर के चैनल है, तीनों चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा वहां पर, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसका बार बार रिवीजन कर सके। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स जो है ये स्वदेशी यानी भारत देश के अंदर भारत की कंपनी द्वारा निर्मित है। कार्बोवैक्स ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है वही क्या करता है, किसी भी नए ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल यानी हॉस्पिटल के अंदर उसके ट्रायल की अनुमति कौन देता है? भारत में अगर किसी दवाई को ट्रायल की अनुमति देना है कौन देगा? उसके लिए जो अथॉरिटी उसका नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए, क्लिनिकल ट्रायल, परीक्षण का मतलब ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में किस स्वदेशी वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा कार्बोवैक्स। और अभी वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो हेड है, चीफ है, उनका नाम है डॉक्टर वीजी सोमानी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श्रमिकों के बैठने, बहुत महत्वपूर्ण करंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट है, ध्यान से देखिए। श्रमिकों की बैठने का अधिकार, बैठने का अधिकार यानी कोई श्रमिक है तो लगातार काम करता जा रहा है, लगातार काम करता जा रहा है। कंपनी या जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उससे लगातार काम लिया जा रहा है। अगर बेचारा बैठने की कोशिश कर रहा है थकने के बाद तो बैठ नहीं पाता, उसका मालिक उसे डांटता है, डपटता है। तो श्रमिकों को मिला है अभी बैठने का अधिकार। किसने दिया है भाई? तो तमिलनाडु राज्य ने दिया है। तमिलनाडु राज्य एक पहला राज्य बना, भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु राज्य, जिसने एक मानवाधिकार और मानवता के नाते एक बड़ा फैसला लिया है कि जो मजदूर काम करते समय थक गया तो उसे बैठने का अधिकार होगा, और यह अधिकार उसे संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से दिया जाएगा। यदि कोई उसका अधिकार छीनता है उस व्यक्ति पर, उस कंपनी पर, उस फैक्ट्री पर कार्रवाई होगी। कितना बेहतर काम है ये मानवता के नाते। आज क्या है, यदि व्यक्ति बीमार है, थका है, तब भी कंपनी, फैक्ट्री उसे क्या कहता है? भाई काम करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाता है। तब इस श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए बैठने का अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य के विधानसभा में एक कानून पारित किया गया है। ये बेहतरीन है। क्या है बैठने का अधिकार? तमिलनाडु की महिलाओं को मिला, पहले महिलाओं को, लेकिन अब क्या है इसमें सभी को मिल गया है। क्लियर है? तमिलनाडु पहला राज्य बना जो श्रमिकों को कहा कि भैया आप बैठ सकते हैं, यदि आप थक चुके हैं, यदि आप काम करने का आपको मन नहीं है तो आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, जिसका नाम है एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, 3 लार्ज पोर्ट हैं। एक का नाम है एन्नोर, दूसरे का नाम है चेन्नई और तीसरे का नाम है तुतीकोरिन। तमिलनाडु का कोयम्बटूर, तमिलनाडु में प्लेस है कोयम्बटूर, जिसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और तमिलनाडु में एक जगह है मदुरै, जहां मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै को पूरे दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर, सिटी टेम्पल, टेम्पल सिटी ऑफ साउथ इंडिया, ये मदुरै को कहा जाता है। ये भी तमिलनाडु में है, जहां मीनाक्षी मंदिर है। और तमिलनाडु में ही एक जगह है तंजौर, जहां बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है। इस सारी बातों को आप नोट कर लेना। तो तमिलनाडु पहला राज्य बन गया जो इस तरह के धार्मिक, इस तरह के मानवीय काम किया है। होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में ऐसा होना चाहिए। आगे आते हैं। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से वर्ष 2047 तक, 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है मतलब क्या? ऊर्जा स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है? मोदी जी ने कहा, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाएंगे। ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब क्या कि अगर किसी व्यक्ति को एनर्जी की जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो मतलब किसी को बिजली की जरूरत हो, विद्युत की जरूरत हो, किसी को ईंधन की जरूरत हो, समझा रहा है बात, किसी को फ्यूल की जरूरत हो, तो ऐसे में व्यक्ति को इतना ईंधन उसको उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उसको किसी एनर्जी के लिए उसको स्कार्सिटी ना पड़े, मतलब किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा की कमी ना पड़े। हर व्यक्ति जितना ऊर्जा चाहता है उसे उतना ऊर्जा मिले, इसी को बोलते हैं ऊर्जा स्वतंत्रता। एनर्जी फ्रीडम इसी को बोलते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को जितना एनर्जी चाहिए उतनी ऊर्जा उसे मिलेगा। ये कब तक करेंगे हम? 2047 तक। 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी कि भारत के सभी लोगों को 2047 तक क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? ऊर्जा की स्वतंत्रता मिलेगी। और ऊर्जा के मामले में उसको जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे ईंधन के रूप में हो, उसे मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं भैया, अगला करंट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट क्या है? आगे है अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में आगे देखिए नेक्स्ट करंट। अगस्त 2021 में लद्दाख के लेह में, लद्दाख आप जानते हैं कि अभी 2019 में एक बिल पारित हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की राजधानी कहां? लेह। तो लद्दाख की राजधानी है लेह, पहले तो ये जान जाइए। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख जो होगा वो बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी कि लद्दाख में कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, एक शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, समर कैपिटल जम्मू कश्मीर का कहां होगा? श्रीनगर। और विंटर कैपिटल शीतकालीन राजधानी जो होगा वो जम्मू में होगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन लद्दाख की एक ही राजधानी है, लेह। तो लेह में क्या किया गया भाई? दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन पूछा जाए कहां किया गया? तो लद्दाख के लेह में किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इतनी बातें। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट पर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहां बनाया गया है? तो लेह में बनाया गया है, लद्दाख के लेह में बनाया गया है। नोट कर लीजिए, सीधे सीधे बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए ये जो मैं दे रहा हूं सीधे स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट आएगा, आपको दिखेगा पेपर में, सारा सेशन आपको दिखेगा। और हम तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि पेपर का डेट ना आ जाए। लगातार 30 अप्रैल को आपका पेपर है। हमारा मकसद है जनवरी 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक का पेपर, करंट अफेयर का पेपर मैं कराऊंगा आपको। एक एक करंट, सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर, सबको कवर किया जा रहा है आपके लिए। काफी मेहनत हो रहा है, पूरी टीम वर्क हो रही है आपके लिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपका हो जाए। करंट अफेयर की जिम्मेवारी मेरी है, बस आप लगातार सेशन से जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए सबको, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस मेहनत का फायदा मिल सके, लोग सफल हो सके। चलिए भाई, अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा गरुड़ अभ्यास। गरुड़ एक अभ्यास किया गया है, एक एक्सरसाइज की गई है आतंकवाद को रोकने के लिए, टेररिस्ट के एक्टिविटी को रोकने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गरुड़ अभ्यास, गरुड़ एक एक्सरसाइज किया गया है एनएसजी के द्वारा। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। शॉर्ट फॉर्म में क्या, इसको फुल फॉर्म करेंगे तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के द्वारा एक एक्सरसाइज किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया गरुड़ एक्सरसाइज। एनएसजी के द्वारा गरुड़ एक्सरसाइज किया गया है। किस लिए भाई, किस मकसद से किया गया? तो आतंकवाद की गतिविधियों को रोकथाम कैसे किया जाए, ऐसी एक्टिविटीज को कैसे रोका जाए, उसके लिए एनएसजी। आप सुने होंगे 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ, आपने सुना होगा। उस समय भी उस आतंकवादी हमले को कंट्रोल करने के लिए किसको बुलाया गया था?
एनएसजी को बुलाया गया था, एनएसजी कमांडो को बुलाया गया था। हर विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ कौन देते हैं? एनएसजी के स्पेशल ट्रेंड कमांडो, सेना के और आर्मी के और जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं और पहला मिलिट्री फोर्स है, उनमें जितने भी बहादुर जांबाज होते हैं वहीं से उनका चयन किया जाता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो एनएसजी में ज्वाइन करते हैं। तो जब भी हमारे देश में कोई बड़ा संकट आया है तो एनएसजी ने अपने अनुभव से उस संकट से भारत को निकाला है। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इस बार इन्होंने अलग से क्या किया, एक अभ्यास किया जिसका नाम है गरुड़ अभ्यास। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, गरुड़ अभ्यास किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया। चलिए अगला जो करंट अफेयर उसको देखा जाए। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में शीला सामंत मथाई को बनाया गया है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पहला होगा, जो भी फर्स्ट होगा ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा है, लगातार सेशन से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम चैनल पर। जो भी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, हर जगह शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो, ताकि बिहार के एक एक कोने में बीपीएससी 67 की गूंज चली जाए। कानों में सिर्फ डीएसपी और एसडीएम गूंजे। इस बार नहीं तो कभी नहीं, अपने कमरे की दीवारों पर लिखकर साट दो, इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस फॉर्मूले से काम करो, होगा। जिसका हो रहा है वो भी आप जैसा ही कोई व्यक्ति है। हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पीटी के बाद मेंस के लिए इसी प्रकार का सीरीज में लाऊंगा ताकि आपको हर तरीके से आपको तैयार करें। हम आपके साथ पीटी मेंस इंटरव्यू हर जगह है, बस आपको हम देखना चाहते हैं ट्रिपल स्टार में। चलो भाई, तो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला जो डायरेक्टर बनी है, कौन बनी है? शीला सामंत मथाई। सामने इनका पिक देख लीजिए आप, शीला सामंत मथाई पहली महिला, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? शीला सामंत मथाई। सामने पिक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट को हम लोग बढ़ते हैं। अगला करंट है अफगानिस्तान में, बहुत इंपॉर्टेंट करंट, अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट करंट जो एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। देखो भाई, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला है। यानी अफगानिस्तान से भारतीयों को, अभी जानते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को वहां के तालिबानियों ने, वहां की जो लोकल एक संगठन है तालिबान का मतलब होता है छात्रों का एक संघ, तालिब मतलब होता है सीखना, तालिब मतलब क्या होता है? सीखना। तो छात्रों का एक संघ बना था वहां, जिसका नाम प्रारंभ में दिया गया था तालिबान। तो तालिबान शुरू में तो छात्रों का संघ था, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने लगा और उन तालिबानियों के द्वारा अवैध रूप से, वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को क्या किया? अपदस्थ कर दिया। तालिबानियों ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार को अपदस्थ करके और खुद अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा हो गए। अफगानिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि लगता था जैसे वहां कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई नहीं जानता था। इस घबराहट भरे माहौल में हमारे एयरफोर्स ने हमें काफी मदद किया है। जब भी हमें कहीं पर हमारी जनता को देश के बाहर जरूरत पड़ा कि भाई हमें यहां से निकलना है, तो हमारी एयरफोर्स ने हमेशा काम किया है। जैसे भी हाल ही में यमन में और ओमान में हमारी जनता फंसी हुई थी, तो वहां भी एयरफोर्स ने बड़ा काम किया। इसके अलावा जब सद्दाम हुसैन का शासनकाल था इराक में, उस समय भी कई ऐसे हमारे देश के नागरिक थे जो कुवैत में फंसे हुए थे, वहां से भी हमारे एयरफोर्स ने उनको निकाला था। तो जब जब देश के बाहर हमारी जनता कहीं असुरक्षित हुई है, तो वहां से बाहर निकालने में एयरफोर्स का एक बड़ा योगदान रहा है। तभी हाल ही में भारत के एयरफोर्स ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है। किसके लिए चलाया? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की जो एयरफोर्स है
उसने कौन सी ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। नोट कर लेना भाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट पे हम लोग आते हैं। अगला करंट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना को त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव से प्रारंभ किया गया है। सबसे बड़ी बात कि आजकल योजना पूछते हैं, लेकिन योजना पूछने के साथ साथ वो ये पूछ लेते हैं कि कहां से योजना शुरू की गई। तो सबसे बड़ी बात त्रिपुरा से शुरू की गई। त्रिपुरा में एक जिला है गोमती जिला, वहां से शुरू की गई। और उसमें भी क्या याद करना, किल्ला गांव। त्रिपुरा राज्य के गोमती जिले के किल्ला गांव से माई पैड माई राइट ये योजना है। माई पैड माई राइट ये महिलाओं के स्वच्छता से संबंधित है। महिलाओं के जो मासिक धर्म है, ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उससे संबंधित है। हर एक महिलाओं को ये राइट मिलेगा। माई पैड माई लाइफ ये शुरू किया है नाबार्ड और नैब फाउंडेशन की मदद से शुरुआत की गई है। इस परियोजना को त्रिपुरा के गोमती जिला के किल्ला गांव से शुरू किया गया है। समझ में आ रहा है बात? तो किस गांव से शुरू किया, किस जिले से, किस राज्य से, ये आपको याद होना चाहिए। तो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहें। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला करंट अफेयर, केरल राज्य में हाल ही में सार्वजनिक और निजी स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया है। केरल सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किस लिए भाई? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है ना, तो गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। गुलाबी गैंग, आपने नाम सुना हो? गुलाबी गैंग बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। क्या बना था भाई? तो गुलाबी गैंग बना था। ये महिलाएं बनाई थी, आपस में महिलाएं लाठी लेकर घूमती थी। अगर कोई दिक्कत हुआ तो गैंग उस पर हमला करता था। वैसे ही केरल सरकार ने भी पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया है नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो मैं पूछा जाएगा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पहल की गई है वो किस राज्य से की गई है? तो आंसर होगा केरल राज्य ने चलाया है। पिंक देखो सामने में ये पुलिस फोर्स की वैन है, एक गाड़ी है स्पेशल वैन, स्पेशल मोबाइल पार्टी बनाई जाएगी। जो गाड़ी में बैठकर, उस गाड़ी का कलर होगा पिंक कलर का, और उसमें एक पुलिस हमेशा घूमती रहेगी। सामने में देखिए 1515 का एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर केरल में किसी महिला को कोई दिक्कत होता है तो 1515 डायल करके पिंक गैंग को, यानी पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के तहत इस वैन को बुला सकता है। केरल के किसी भी महिला को कहीं भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करके वो क्या कर सकता है भाई? ये बुला सकता है, इस गाड़ी को बुला सकता है, वो महिला बुला सकते हैं। बुलाने के बाद उसको सुरक्षा मिलेगा। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? केरल राज्य ने। और केरल जो है फोन कहाँ रहती है अपना? ठीक है, समझ में आ गया। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? केरल के सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करंट हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए 27% की आरक्षण की घोषणा कर दी है। मेडिकल के सभी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के लिए स्पेशली 27% रिजर्वेशन की घोषणा की गई। मतलब इतनी सीटें अब केवल ओबीसी के द्वारा ही भरी जाएंगी। पहले भी आरक्षण था, 27% की आरक्षण पहली बार लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में अब जो सीटें खाली होंगी उसको बैकलॉग के रूप में भी छोड़ा जाएगा।
और अगले जो सेशन आएगा मेडिकल का, उसके माध्यम से उसमें ओबीसी को ही दिया जाएगा वो सीट और किसी को नहीं दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार का फैसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट करंट। देखिए अगला करंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो शैक्षणिक दस्तावेज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अब सुरक्षित रखेगा। यानी क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस राज्य ने पहली बार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र के द्वारा पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट करंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट है 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय जनांकीकी और विकास के लिए लोकतंत्र। एक्चुअली अभी इब्सा का मतलब होता है IBSA। आई का मतलब इंडिया, आई का मतलब लिख लीजिए इंडिया, बी का मतलब लिखिए ब्राजील और एस का मतलब लिखिए साउथ अफ्रीका और SA का मतलब साउथ अफ्रीका। तो 3 देश है। इब्सा जो संगठन है, इब्सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितने देश है, 3 देश है। आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब ब्राजील और SA का मतलब साउथ अफ्रीका। यानी इब्सा जो संगठन है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई थी। ये जो संगठन है इब्सा, इसका मीटिंग अभी हुआ है भारत में। इसका छठा मीटिंग 6th जो सबमिट हुआ है वो कहां हुआ है भाई, तो भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ है। इब्सा की मीटिंग कहां की गई है, भारत की अध्यक्षता में। इस बार इसकी मीटिंग की अध्यक्षता किसने किया है, भारत ने किया है। और इसका थीम है, इसका जो मुख्य विषय है वह है जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ये थीम याद करना जरूरी है। इब्सा कब स्थापित हुआ, 2003 में। इसका कहवा मीटिंग है तो छठा मीटिंग है। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और इसका मुख्य विषय याद करना जरूरी है, जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। इस मीटिंग की जो मुख्य विषय था यह विषय था, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह करंट आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में IIT रोपड़, IIT रोपड़ कहां है, पंजाब में। रोपड़ कहां है भाई, पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। रोपड़ एक जगह है जो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब के IIT रोपड़ ने दुनिया का पहला, भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। प्लांट बेस्ड एक ऐसे एयर प्यूरिफायर होता है कि आप मशीन होता है, वो मशीन क्या करता है, हवा को साफ करता है। लेकिन पहली बार IIT रोपड़ ने क्या किया है कि एयर प्यूरिफायर में मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पेड़ पौधे से एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित की है वो कौन किया है, IIT रोपड़। और रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। और किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। और रोपड़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी प्लेस है। इंडस वैली साइट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट है उसमें भी रोपड़ आता है। रोपड़ किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। नोट कर लीजिएगा। पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर सामने में चित्र दे दी। तो चित्र देने का मकसद सिर्फ ये होता है ना कि आपको वो चीज हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए, याद हो जाए। वैसे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। मिशन 50 IAS, मिशन IAS और तीसरा रंजीत कुमार सिंह डालिएगा तो आ जाएगा। सर का चैनल है, तीनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों विषय क्यों ज्वाइन करने बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि किसी एक पे भी शेयर हो जाता है। तो तीनों ज्वाइन करेंगे तो आपको हमेशा जो नोटिफिकेशंस आएंगे या कुछ ऐसा मटेरियल मैं आपसे साझा करना चाहूं या जो डिस्कशन करवा रहा हूं ये भी मैटर मैं आपको भेज देता हूं टेलीग्राम पे। तो ये सब मटेरियल आपको मिल जाए आसानी से, ताकि उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग आराम से उसकी हार्ड कॉपी से उसका प्रैक्टिस करके रिवीजन करके आप याद रख सके। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। आगे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, आप हमेशा इस्कॉन टेम्पल सुनते होंगे।
ये जो सामने जिनका पिक मैंने दिया है, ये इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं। इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनका पूरा नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने ही इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी। आज प्रत्येक शहर में आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। वह भगवान कृष्ण का मेनली उस मंदिर में पूजा किया जाता है, इस्कॉन टेम्पल में। इन्होंने ही उस मंदिर की, इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी। और अभी इनके ही याद में, इनके ही मेमोरी में 1 सितंबर 2021 को इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पर 125 के विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। इनके 125वीं जयंती पर 125 रुपए के एक स्पेशल मेमोरियल क्वाइन जारी किया गया। किनके जयंती पर? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके याद में, इनकी मेमोरी में 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। इसरो और नासा, आप जानते हैं दोनों का कार्य एक ही है। ये भी अंतरिक्ष के लिए कार्य करते हैं, इसरो भी अंतरिक्ष के लिए कार्य करते हैं और नासा भी अंतरिक्ष के लिए ही काम करता है। ये भारत का स्पेस एजेंसी है, ये इंडिया का स्पेस एजेंसी है और ये अमेरिका यूएसए का स्पेस एजेंसी है। यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। और भारत का इसरो। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह, एक निसार उपग्रह बनाया गया है। एक सैटेलाइट डेवलप किया है निसार, जो इसरो और नासा ने मिलकर डेवलप किया है। इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 2023 में। पूछा जाएगा कि निसार उपग्रह को डेवलप किसने किया है? तो नासा और इसरो ने मिलकर किया है। उसका प्रक्षेपण, उसका प्रोजेक्शन कब किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, 2023 में निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। मुख्यतः इसका जो कार्य होगा, इसका जो मुख्य काम होगा, मौसम का अध्ययन करना। मौसम का अध्ययन करना, क्लियर है? तो निसार उपग्रह छोड़ा जाएगा, डेवलप किया गया इसरो नासा के द्वारा मिलकर। और इसे लॉन्च कब किया जाएगा, इसे प्रोजेक्ट कब किया जाएगा? तो किया जाएगा 2023 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब किया जाएगा इसे प्रोजेक्ट। सामने निसार उपग्रह का चित्र दिया गया है जो डेवलप किया जा रहा है इसरो और नासा के द्वारा। एक बहुत विवादित पुस्तक आया हाल ही में, एक बहुत विवादित पुस्तक। दिल्ली पब्लिक स्कूल के संस्थापक सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस जिसको बोलते हैं आप, सलमान खुर्शीद उसके संस्थापक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने एक किताब लिख दी अयोध्या के ऊपर। अयोध्या के ऊपर किताब लिख दी और उसमें कुछ ऐसी बातें लिख दी जो काफी चुभने वाला था कुछ संगठन के लिए। वैसे कुछ बात था नहीं, लेकिन जानते हैं भारत में चीजों को तिल का ताव बनाया जाता है, खासकर तब जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो। उस समय अगर कोई किताब आ जाए धार्मिक रूप से, तो वहां तो बात बनाया जाएगा, जो बात नहीं होगी वो भी चलाई जाएगी। खैर जाने दीजिए। तो किताब लिखी गई है अयोध्या, नेशन हुड इन आवर टाइम। ये किताब का नाम है अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम, ये बुक का नाम है। इस किताब को लिखा सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद ने जो काफी चर्चा में रहा और काफी विवादों में रहा। क्या भाई? नवंबर 2021 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या, पूरा नाम है सनराइज ओवर अयोध्या और नीचे में नेशनल हुड इन आवर टाइम्स। ये किताब का नाम टोटल है, पूरा नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशन हुड इन आवर टाइम। पुस्तक लिखी गई है जो काफी चर्चा में रहा और काफी विवादों में रहा, चर्चा में भी रहा और काफी। सामने बुक का जो कवर फोटो है मैंने दे दिया है ताकि आपको याद रहे। आगे आते हैं। नेक्स्ट, अभी दिव्य नयन बनाया गया है। ऐसे लोग जो दृष्टि विकलांग, जिसको बोलते दृष्टि दिव्यांग श्रेणी में जो आते हैं, उनके लिए सीएसआईआर ने हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए, जो नेत्र यानी आंख से जो दिव्यांग हैं, उनके लिए दिव्य नयन नामक एक डिवाइस बनाया है। दिव्य नयन नामक एक डिवाइस बनाया है जो किसी भी चीज को समझने में उनको मदद करेगा। समझने का मतलब कौन सी वस्तु है। दिव्य नयन स्पेशली क्या काम करेगा? वस्तु का सेंस करने में उनको मदद करेगा।
जैसे कोई वस्तु छूते हैं तो कौन सी वस्तु है ये पता लगाने में ये दिव्य नयन जो यंत्र बनाया गया है, कौन बनाया है? CSIR ने इसको डेवलप किया है। इस यंत्र को देखिए, सामने पिक दिया हुआ है, दिव्य नयन। इसके माध्यम से कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, यानी खास करके जो आंख से दिव्यांग है, जो नेत्रहीन है, वो आसानी से किसी वस्तु का पता लगा सकता है कि वस्तु कौन सी है। ये इस यंत्र से किसने डेवलप किया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CSIR ने डेवलप किया है। और बता दें कि CSIR का जो हेड होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। CSIR का जो चीफ होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे आइए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। भारत का सबसे हल्का, सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन चलाया गया है। सबसे लाइटेस्ट, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन सामने दिया है। पिक के साथ ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। पुणे में चलाया गया है। पुणे में भारत का पहला सबसे हल्का मेट्रो ट्रेन, सबसे हल्की, सबसे लाइटेस्ट, माने जिसका वजन सबसे कम है, वह मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई है? पुणे में चलाई गई है। तो भारत का पहला शहर बना पुणे, जहां सबसे हल्का मेट्रो ट्रेन चलाया गया है। नेक्स्ट आते हैं आगे। अगस्त 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी, भारत में एक जगह है हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में एक जगह चिल्हाटी, इसके बीच एक रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है। हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी के बीच। क्वेश्चन आएगा कि अगस्त 2021 में भारत के किस स्थान से बांग्लादेश के किस स्थान तक रेल लिंक प्रोजेक्ट चलाया गया है? रेल लिंक यानी कि एक लिंक रेल चलाया गया है। लिंक रेल का मतलब जानते हैं आप लोग? लिंक रेल का मतलब, जैसे मान लो कि तुम बैठे हो लखनऊ में बैठे हो और लखनऊ से कानपुर तक कोई ट्रेन नहीं है। लखनऊ मेन रूट है, कानपुर मेन रूट है, बीच में कोई रूट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। अगर कोई ट्रेन आपको पकड़ना है कानपुर से तो बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर क्या करे, लखनऊ से कानपुर तक एक रेलवे लाइन का विकास कर दे। उसको लिंक रेल कहा जाता है। दो मेन लाइन को जोड़ने वाला जो रेल होता है उसे क्या बोला जाता है? लिंक रेल कहा जाता है। तभी हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी के बीच एक लिंक रेल चलाने की बात किसके द्वारा किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर। केरल राज्य में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर योजना की शुरुआत की है। केरल राज्य के द्वारा हाईटेक खेती, हाईटेक का मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, विशिष्ट मेन टेक्नोलॉजी, अभी जो भी तत्काल रूप से आधुनिक जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती किया जाएगा केरल राज्य में। उसके लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है कृषि कर्ण योजना। क्वेश्चन आएगा कि खेती में हाईटेक टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए, खेती में हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम क्या है? कृषि कर्ण योजना। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, सामने अभिनेता जॉन अब्राहम का फोटो दिया गया है। सामने में एक्टर जॉन अब्राहम है। क्यों फोटो आया भाई, जरा देखा जाए क्या हुआ है। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया, इसका नाम है, चैनल का नाम है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट का मतलब स्पोर्ट मतलब खेल कूद से संबंधित चैनल। इंडिया, यूरो स्पोर्ट इंडिया के द्वारा अगस्त 2021 में जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन आएगा यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो आंसर होगा जॉन अब्राहम। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, अगस्त 2021 में भारत और यूएई के नौसेना के बीच, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी क्या है भैया? राजधानी, कैपिटल है। और इसी में दुबई भी है। अब यूएई के अंदर भी दुबई है, यूएई के अंदर ही शारजा है, शारजा। अब अच्छा, आपको बताया था हाल ही में एक करंट, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि अभी हाल ही में किस एयरवेज ने अभी पहला श्रीनगर से शारजाह के बीच एक फ्लाइट सेवा शुरू की है। पहला श्रीनगर से शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पहला फ्लाइट सेवा की शुरुआत किस एयरलाइंस कंपनी के द्वारा श्रीनगर से शारजाह के बीच शुरू किया गया फ्लाइट सेवा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो। पिछले क्लास में मैंने बताया है।
तब पता चलेगा ना कि आप लोग रिवीजन भी करते हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं। थोड़ा बताओ कमेंट करके। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि श्रीनगर से शारजाह के बीच पहली बार विमान सेवा की शुरुआत किया है किस एयरलाइंस कंपनी ने? कमेंट करके जल्दी से बताओ तुम लोग, क्योंकि पता चले भाई कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं नहीं। लगातार सेशन को शेयर कर दो, सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दो, और अच्छा लग रहा हो सेशन तो कुछ नहीं जाता, लाइक बटन दबा दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्रीम मैं आपको दे रहा हूं निकालकर, ये क्रीम आपको हमेशा मिलता रहे। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हुआ है, भारत और यूएई के नेवी, ये भी याद रखना जरूरी है। कभी कभी क्या करता है कि अभ्यास का नाम दे देगा, एक्सरसाइज का नाम दे देगा और बोलेगा किसके बीच हुआ है, नेवी के बीच हुआ है कि आर्मी के बीच हुआ है कि एयरफोर्स के बीच हुआ है। तो यूएई और भारत के नेवी दोनों मिलकर जायद तलवार 2021 नाम से सैनिक अभ्यास किए हैं। जायद तलवार 2021, जायद तलवार 2021 किसके बीच होता है? तो होता है भारत और यूएई के बीच, सेना के बीच या फिर नेवी के बीच। तो क्या बोलेंगे? नेवी के बीच। नाम क्या? जायद तलवार 2021। ये अभ्यास किया गया। सामने देखिए, सामने में इस जायद एक्सरसाइज का चित्र मैंने दे दिया है। जायद एक्सरसाइज जो हुआ है उसका चित्र। एक्सरसाइज होता क्या है? यही होता है कि दोनों देश की सेना आएंगी, आने के बाद दोनों अपने एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे भारत और यूएई के नौसैनिक के बीच हुआ है एक्सरसाइज, तो क्या करेंगे? दोनों आएंगे समंदर में और दोनों के पास जो अपना अनुभव है, अपनी ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो जायद तलवार किसके बीच होता है? भारत और यूएई के बीच। यूएई की राजधानी अबू धाबी, दुबई भी यूएई में ही है। दुबई भी कहां है भाई? यूएई में है। और मैं बता दूं कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर भी कहां है? दुबई में है। नोट कर लेना। और अभी यूएई नहीं, अभी पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया था सेशन में, इसलिए मैं बोलता हूं पुराना सेशन जरूर देखा करो और बार बार देखा करो। यूएई ने हाल ही में संजय दत्त को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। क्वेश्चन आएगा कि यूएई की सरकार ने, किस देश की सरकार ने भारत के अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया है? तो संजय दत्त को किसने दिया? यूएई ने। दूसरे तरफ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया है? तो क्या आंसर होगा? यूएई की सरकार ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले करंट पे हम लोग आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट देखिए। 11 अगस्त 2021 को, 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा चमनलाल के नाम से एक डाक टिकट जारी किया। देखो सामने चमनलाल का पिक है, इनके नाम से 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया गया है माननीय चमनलाल नाम से। ये कौन है भाई? डाक टिकट जारी किया गया है। इस स्मृति डाक टिकट में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक, सबसे बड़ी बात यहां ये है, संघ प्रचारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बस ये असली मुहर है। यदि आप यहां कुछ बन गए तो आपको मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। खैर जाने दीजिए, ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे हम। सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय चमनलाल जी के जीवन और उनके कार्यों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। इस डाक टिकट में इनके जीवन और कार्यों को दर्शाया गया है। सियालकोट अब पाकिस्तान में है। 25 मार्च 1920 को इनका जन्म हुआ था सियालकोट में। सियालकोट जो आज कहां है भैया? पाकिस्तान में है। इस चमनलाल भाई जी का जन्म कहां हुआ था? पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। चमनलाल कम उम्र से ही लोगों के कल्याण के लिए काम करने को उत्साहित रहते थे। इसी नाम पर इनके नाम से डाक टिकट सरकार ने भी जारी करने का निर्णय लिया है। चमनलाल जी का फोटो आप देख लीजिए। कहां जन्म हुआ? पाकिस्तान के सियालकोट में। अगले करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर भाई? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन अगस्त 2021 में हरियाणा राज्य में चलाई गई। भैया हरियाणा राज्य में ट्रेन चलाया गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा राज्य के द्वारा, किसके आधार पर? तो हाइड्रोजन फ्यूल, यानी ट्रेन जो चली है उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया है? डीजल का नहीं बिजली का। किसका प्रयोग किया गया है? उसमें प्रयोग किया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसका इस्तेमाल करके पहला ट्रेन हरियाणा राज्य ने चलाया है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट को आते हैं हम लोग। अगस्त 2021 में जारी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंडेक्स से एक सवाल पूछता ही है हर एक एग्जाम में। किस इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है,
इससे तो हर बार प्रश्न आता है। और मैंने पिछले लेक्चर में कई सारे इंडेक्स के बारे में करवा दिया हूं, किस इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है। इस बार जो जारी हुआ है, ये जो जारी हुआ है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ है। कितने देशों का? इस इंडेक्स में कितने देश है भाई? 181। कौन जारी करता है भाई? सचिवालय, राष्ट्रमंडल सचिवालय। राष्ट्रमंडल सचिवालय क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो सीधे आंसर क्या लगाएंगे? राष्ट्रमंडल सचिवालय जारी करता है। कितने देशों का लिस्ट रहा इस बार? 181 देशों का सूचकांक में नाम आया। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो 122वां। इसमें भारत कितने नंबर पे है भाई? तो 122वें नंबर पर। मुख्य बात इतना ही है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन जारी किया? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय। कितने देशों का लिस्ट है? 181। और भारत का इसमें रैंक कितना है? तो 122वां रैंक है। थोड़ा और देख लेते हैं, सूचकांक क्यों जारी किया जाता है? युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर दी जाती है। ये सूचकांक किसके आधार पर तैयार किया जाता है भाई? युवाओं की शिक्षा, युवाओं को रोजगार। ऐसी थोड़े ना 122वें नंबर पे हम हैं। 181 देश में हम 122वें नंबर पे हैं। एक दो नहीं, 122वां नंबर हमारा है भाई। क्यों है? समझ सकते हैं। युवाओं को रोजगार, रोजगार को लेकर पिटाई, स्वास्थ्य, समानता, समावेश, शांति, सुरक्षा, राजनीति। हमारे युवा क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसके आधार पर रैंक जारी होती है। 122वां नंबर। सबसे बड़ी बात तो प्रेस की स्थिति देखिए, 142वें नंबर पर हमारा प्रेस है। जो हमारा प्रेस का जो सूचकांक है उसमें 142वें नंबर पे है। समझ सकते स्थिति क्या है? किसी में हम टॉप 10 में नहीं है। बहुत कम जगह है जहां हम टॉप 10 में है। टॉप 10 में हम वही हैं जहां टोटल 30 देश का लिस्ट जारी हुआ है। 30 कंट्री का लिस्ट जारी, वहां टॉप 10 में हम हैं। और जहां 200 कंट्री की लिस्ट आता है, सबसे गनीमत की बात तो यह है कि टॉप 300 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं आता। भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं आता भाई। ये भारत की स्थिति है। 2000 विश्वविद्यालय की लिस्ट जारी हुआ, उसमें 300 के अंदर कोई इंडिया का यूनिवर्सिटी नहीं आता। टॉप पे कौन है? तो IIT बॉम्बे है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो IISc बेंगलुरु है। वो भी 300 के पार है, सब अंदर में नहीं है। काम करने की जरूरत है, शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी पर, इनोवेशन पर, यूथ को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। समझा रहा है बात? तो ये करना होगा, तभी हमारा रैंक सुधरेगा। क्लियर? इसमें रैंक जो दिया जाता है 0 से लेकर कहां तक? 1 तक। 0 से लेकर 1 तक रैंक दिया जाता है। 0.01, 0.02, इस तरह से मार्किंग होती है इसके अंदर, और इस मार्क्स के आधार पर रैंक जारी किया जाता है। चलिए, 122वां रैंक है, नोट कर लीजिएगा। टोटल 81 देश में। आगे दिल्ली के रोहिणी में, रोहिणी एक इलाका है। दिल्ली आप जाएंगे तो दिल्ली में रोहिणी, बदरपुर, ये सब इलाका है जिसको पीतमपुरा बोलते हैं। पीतमपुरा के आसपास दिल्ली में रोहंजा टीबी टावर है। पहले विश्व भारत का सबसे ऊंचा टीबी टावर कहां था? पीतमपुरा में था। वही रोहिणी है। दिल्ली के रोहिणी में हाल ही में पशु डीएनए प्रयोगशाला, हाल ही में क्या खोला गया भाई? पशु डीएनए प्रयोगशाला खोला गया है दिल्ली के रोहिणी में। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किस इलाके में पशु डीएनए प्रयोगशाला खोला गया? तो आंसर होगा रोहिणी। वैसे रोहिणी नहीं पूछेगा, पूछेगा कि हाल ही में कहां पशु डीएनए प्रयोगशाला खोला गया? तो आंसर होगा दिल्ली। रोहिणी आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट की ओर। अगस्त 2021 में आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2021 में आईटीबीपी, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, वैसे ही आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके बटालियन में पहली बार पहली महिला को क्या बनाया गया है? कमांडर बनाया गया है। उनका नाम है दिशा। दिशा और प्रकृति, दिशा और प्रकृति, यहां दिखा प्रकृति, एक लड़की का नाम है प्रकृति है, दूसरी का नाम है दीक्षा। दीक्षा और प्रकृति, ये दो लड़की को क्या बनाया गया है? पहली बार आईटीबीपी में कमांडेंट रैंक पे गई है। आईटीबीपी में कमांडेंट के रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है प्रकृति और दीक्षा। सामने दिया गया है प्रकृति और दीक्षा का चित्र, आप देख लीजिए। इनको पहली बार कमांडेंट का रैंक मिला है। क्या मिला है भाई? कमांडेंट का रैंक। और आईटीबीपी में ऐसा रैंक मिलने वाली ये दोनों पहली महिला है जिनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। नोट कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट आते हैं। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना बनता है और
सेशन को शेयर करना बनता है। क्योंकि शेयर इसलिए करना बनता है क्योंकि बिहार के दूर दराज के कई गांव में लड़के हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको गलत मटेरियल या गलत चैनल न मिल जाए, सही चीज हर लोग तक पहुंचे। जो सपना देख रहा है बीपीएससी क्वालिफाई करने का, जो सपना देख रहा है अधिकारी बनने का, उसके सपने साकार हो। जरूरी नहीं कि समाज सेवा वहां जाकर किया जाए, ऐसे भी किया जा सकता है कि लोगों को अच्छा मटेरियल और अच्छा चैनल उपलब्ध करा के उसे आप सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो लगातार सेशन को शेयर कर दो, सेशन लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट जो बजट से है आपके सामने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज जनरली लोगों से छूट जाता है। आज मैंने उस करंट को छुआ है जो लोग छोड़ देते हैं, और वहां से प्रश्न यूपीएससी में खास करके आते हैं और बीपीएससी में गाहे बगाहे पूछ लिया जाता है। तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। क्या है इसके अंदर? देखो बजट जो होता है उसमें कितना पैसा सरकार के पास आया और कितना सरकार का पैसा गया, इसका एक लिस्ट होता है। बजट में क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? सरकार के पास कितना आया और कितना गया, इसी का लिस्ट होता है। तो कितना आया उसमें सबसे ज्यादा कहां से आया, सेकंड नंबर पे ज्यादा कहां से आया, उसके बाद कहां से आया, और गया तो कहां सबसे ज्यादा गया, उसके बाद कहां सबसे ज्यादा गया, उसके बाद कहां गया, इसका लिस्ट होता है। तो देख लो भाई सरकार के पास इस बजट में आय का स्रोत, कहां से सरकार के पास पैसा आया, उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उधार एवं अन्य देयता। नोट कर लीजिएगा, सरकार के पास इस बार के बजट में कहां से कितना आया और कितना जाएगा। तो कितना आया में सबसे ज्यादा किसका है? पहले नंबर पे है उधार एवं अन्य देयता। 35% जो सरकार के पास इनकम आया वो कहां से आया? उधार से और अन्य देयता से सबसे ज्यादा 35%। अगर ऑप्शन दे दे कि इनमें से कहां से सरकार के पास सबसे ज्यादा इनकम आया, ऑप्शन दे देगा उधार एवं अन्य देयता, जीएसटी, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो आंसर क्या होगा? उधार एवं अन्य देयता, यहां से 35% पैसा आया। दूसरे नंबर पे जो सरकार के पास आया वो जीएसटी से आया 16%। जीएसटी से कितना आया? 16%। इनकम टैक्स से थर्ड नंबर पे, आयकर, दो नंबर पे जीएसटी हो गया और 3 नंबर पे हो गया आयकर, और 3 नंबर पर ही हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, यहां से भी 15% आया। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है जी? निगम कर। एक जमाना था जब सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता था? निगम कर से आता था। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, लेकिन आज कॉर्पोरेट टैक्स का रैंक कौन सा है? थर्ड रैंक है। सरकार के पास सबसे ज्यादा कहां से आया? उधार एवं अन्य देयता 35%। ये परसेंटेज भी याद रखो, अगला बीपीएससी पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सेकंड नंबर पे कहां से आया? सो जीएसटी से आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 16%, आयकर से आया 15% और निगम कर से भी आया 15%। यानी आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों थर्ड नंबर पे आया। लेकिन खर्चा कहां होगा? सरकार खर्चा कहां करेगी? तो सबसे ज्यादा खर्चा का जो हिस्सा है, अगर बात करें खर्चा के हिस्से की बात करें तो सरकार खर्च कहां करेगी? तो खर्च में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ब्याज भुगतान। वहां करेगी कितना खर्च? 20%। सबसे ज्यादा खर्च का जो सेक्टर है भारत सरकार के बजट में वो कहां है भैया? ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेइंग। इंटरेस्ट पे करने में सरकार 20% खर्च करेगी। इसके अलावा टैक्स और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है, आप जानते हैं ना कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा राज्यों को भी मिलता है। फाइनेंस कमीशन नाम सुना है ना आप लोगों ने? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। उसका मेन काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा। टैक्स कितना मिलना चाहिए, केंद्र के टैक्स से कितना परसेंट राज्यों को मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग इसको डिसाइड करता है। तो केंद्र के शुल्क में और टैक्स में से राज्यों का जो हिस्सा है वो 17% है। यानी सरकार का जो खर्चा होगा वो सबसे ज्यादा खर्चा कहां होगा? ब्याज भुगतान में। सेकंड नंबर पे कहां खर्चा होगा? तो राज्य को जो केंद्र सरकार जो टैक्स लेगी उसमें राज्य को कितना हिस्सा देना है, उसमें 17% सरकार खर्च करेगी। इसका स्थान दूसरा है। और तीसरा, केंद्र सरकार की स्कीम। केंद्र सरकार भी क्या करती है? अपने तरफ से कुछ स्कीम लॉन्च करती है, कुछ योजनाएं लॉन्च करती है, कुछ प्लान चलाती है। तो कोई भी प्लान और किसी भी स्कीम को, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये क्या है? सरकार की स्कीम है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? सरकार की स्कीम है। तो सरकार के फ्री में काम कर लेगी, कुछ खर्चा करेगी ना भाई। तो सरकार के स्कीम में 15% खर्च होगा। यानी पूछा गया खर्च में नंबर 3 नंबर बताइए। फर्स्ट सबसे ज्यादा खर्च ब्याज भुगतान, दूसरे नंबर पर खर्च केंद्र सरकार के टैक्स में राज्यों का हिस्सा, और तीसरा स्थान सरकार की स्कीम में 15% खर्च। यानी कहने का मतलब कि हमने कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसका एक लिस्ट दिया है मैंने। इस बार के बजट में एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान है।
सबसे बड़ा मत क्या है भैया? ब्याज भुगतान। दूसरे नंबर पर अगर टोटल पैसों के रूप में देखा जाए, अलग विषय के रूप में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान, उसके बाद डिफेंस में पैसा रखा गया है और उसके बाद सब्सिडी पे रखा गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान तो यहां भी था, यहां भी रक्षा, डिफेंस, उसके बाद सब्सिडी। पैसों के रूप में देखेंगे, अमाउंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट है ब्याज भुगतान के लिए, उसके बाद रक्षा, डिफेंस, उसके बाद सब्सिडी के लिए। नेक्स्ट आइए, आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बजट से ही संबंधित करंट अफेयर देख लें। वैसे बजट का सेशन मैंने लॉन्च, इसी चैनल पर हमने बजट का सेशन भी लिया है। आपसे एक अनुरोध है कि बजट वाला सेशन जितने लोग जुड़े हो एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने टोटल 15 पॉइंट्स, सरकार के कुछ 15 बेहतरीन पॉइंट्स इस बार के जो बजट में थे वो मैंने वहां शेयर किया था। उतना ही नहीं, बजट का हिस्ट्री भी मैंने उसमें शेयर किया है, बजट का इतिहास क्या है, बजट का संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, वो भी मैंने उस सेशन में शेयर किया हुआ है। तो बजट का जो सेशन इस चैनल पर एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और मैक्सिमम लोगों तक, कम से कम एक लोग 10 लोगों को शेयर करो, एक लोग 10 लोगों को शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक दूर तक ये जो रोशनी है वो पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला जो करंट अफेयर है वो है बजट 2022-23 में, वर्ष 2023 को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न तो आना ही आना है, बिहार में आए, झारखंड में आए, यूपी में आए, चाहे संघ लोक सेवा यूपीएससी में आए, आएगा ही आएगा। और इसको क्या घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा? अंतरराष्ट्रीय पोषक मोटा अनाज वर्ष, पोषक हटा भी सकते हो, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए कि इस बार के बजट में कोई किस साल को, कौन से साल को, किस ईयर को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष? तो 2023। और क्या किया गया इसी बार के बजट में? गंगा के किनारे, जो गंगा का तट है उसके किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में मुख्य प्रावधान किया गया। प्राकृतिक खेती का मतलब ऐसी खेती जो केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से नहीं बल्कि बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से हो, उसे हम लोग नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, या उसी को बोलते हैं हम लोग जैविक कृषि। जैविक कृषि के लिए क्या किया गया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में प्रोविजन है। लेकिन हम बिहार की जो नीतीश जी की सरकार है, नीतीश गवर्नमेंट जो है, ये अभी लाए हैं इस खेती का प्रोविजन। लेकिन हमारे राज्य की जो सरकार है, इसलिए मैं नीतीश कुमार का हमेशा सैल्यूट करता हूं, कुछ काम इनके बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी गंगा नदी किनारे पटना से भागलपुर के बीच एक जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पटना से भागलपुर के बीच एक जैविक कॉरिडोर, आज नहीं 3 साल पहले नीतीश जी ने काम कर दिया, आज फॉलो कर रही है केंद्र सरकार। जल जीवन हरियाली बिहार ने 3 साल 4 साल पहले लॉन्च कर दिया और केंद्र सरकार पिछले साल लॉन्च किया जल जीवन मिशन। तो बिहार के तर्ज पर कई सारे काम केंद्र सरकार ने अभी लॉन्च किए हैं। बहुत सारा काम जो बिहार ने पहले कर दिया, लड़कियों की शिक्षा के लेकर जो नीतीश कुमार ने किया, वो बहुत सारे राज्य बाद में फॉलो किए हैं। ये बिहार सरकार सैल्यूट के काबिल इस मायने में हम देखा जाए तो बिहार सरकार ने बेहतर काम किए हैं। तो देखिए, कमियां और अधिकता तो हर एक सरकार में होती है, लेकिन कुछ बेहतर काम बिहार में हुए, इनोवेटिव काम हुए हैं, तो उसका तो चर्चा करना पड़ेगा। और कुछ मोदी जी ने भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि केवल बिहार सरकार ने ही किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी है, इसी बार के बजट में एक चीज और इसमें किया गया, देख लीजिए आप लोग। इसी बार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण करना है। 80 लाख घर, पता है आपको? 2022 तक केंद्र सरकार ने कहा था, क्या पता है आपको? 2 करोड़ घर बनाएंगे। जब सरकार में आई थी केंद्र सरकार, वर्तमान की भाजपा सरकार, तो क्या बोला था? 2 करोड़ घर बनाएंगे 2022 तक। पता नहीं 2 करोड़ घर कहाँ गए? अब 80 लाख घर के निर्माण का वादा किया जा रहा है। पता नहीं क्या है, देख लीजिए आप। मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन सी आंकड़ा याद करूं। 2022 में 2 करोड़ घर बनने वाला, या अब 80 लाख बनेगा उसका याद करूं। खैर, याद रखिए, जो करंट हो तो याद करना पड़ेगा। पूछा जाए इस बार के बजट में कितने घर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? बोलो, 80 लाख घर बनेंगे, नए घर बनेंगे भाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट आओ। बजट 2022-23 में टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य जानते हो क्या है? ये जो 3 सालों में कोरोना वायरस के कारण हम लोग को घरों में बंद कर दिया गया, हर इंसान अपने रोजगार को छोड़कर, समाज को छोड़कर घरों में बंद हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग, समाज से दूर रहिए। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
पता है ना। लेकिन मनुष्य को समाज से दूर करिएगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम उसका आ जाएगा। क्यों जी, इसी के मद्देनजर इस बार के बजट में क्या कहा गया है कि टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किया जाएगा। क्यों, ताकि जो घर में बंद लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, रोजगार चले जाने के कारण, लोगों से दूर होने के कारण, अकेलेपन के कारण जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए सरकार ने टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। और सेशन को देखो भाई, से बेहतरीन करें, बड़ी मेहनत से निकालता हूं, मेहनत हो रहा है आपके लिए, काफी मेहनत कर रहा हूं भाई। सेशन शेयर कर दिया करो, कम से कम एक लड़का 10 लड़के का 10 लड़कों के पास भेजेगा सेशन को, लिंक को, ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे बात। तो चलो लगातार सेशन से जुड़े रहो और सेशन को शेयर भी करते रहो। तो भैया टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किया गया किन लोगों के लिए, जो लॉकडाउन के दौरान अपने मानसिक हेल्थ से प्रॉब्लम कर दिए हैं। इनके तहत देश भर में 23, नोट कर लेना, 23 टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। 23 टेलीमेडिसिन मानसिक, पूरे देश में 23 सेंटर खोले जाएंगे टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं 2 सेकंड के अंदर। देखो, एक होता टेलीमेडिसिन, एक होता टेलीपैथी। 2 टर्म आप समझिए, टेलीमेडिसिन और टेलीपैथी। टेलीमेडिसिन का मतलब आप यहां बैठे हैं पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, हिसार में, जयपुर में आप बैठे हैं और आपका इलाज अमेरिका के डॉक्टर कर रहे हैं। सीधे आएंगे वो लाइव, टेलीविजन को लाइव आएंगे और आप उनसे लाइव, आपको वो देखेंगे लाइव और आप उनको देखिएगा और सीधे क्या करेंगे, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से आपका इलाज करने लगेंगे। इसी मेडिसिन को बोला जाता है टेलीमेडिसिन, यानी दूर बैठे टेली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, वो आपका इलाज करेंगे। कहीं भी बैठे रहिए और कहीं का डॉक्टर आपका इलाज कर ले, इसी को बोला जाता है टेलीमेडिसिन। एक होता है टेलीपैथी। ये क्या होता है, टेलीपैथी क्या होता है, जैसे आपके अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको फीलिंग आने लगता है। जैसे मान लो कोई किसी घर में कुछ बुरा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो शाम का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सुबह से ही कुछ ऐसा फील हो रहा था कुछ बुरा होने वाला है और एकाएक बुरा हो जाता है। ऐसा सुना है आपने, जब अपनों के साथ कुछ खराब होता है तो हमें फील होने लगता है पहले ही से, इसी को टेलीपैथी कहते हैं। तो टेलीमेडिसिन टेलीपैथी में अंतर समझ गए। टेलीमेडिसिन दूर बैठे डॉक्टर आपका इलाज करते हैं और टेलीपैथी में अपनों के साथ कुछ होता है तो हम फील करने लगते हैं कि यार लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो इसको टेलीपैथी कहा जाता है। क्लियर है। तो 23 इस बार के बजट में 23 टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाएगा, इस बार सरकार ने घोषणा किया है। अगला करंट भी बजट से ही है। बजट 2022-23 में भारत नेट कार्यक्रम, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत नेट कार्यक्रम है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको चलाया गया था भारत के एक एक गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा देने के लिए। भारत के सभी गांवों को इंटरनेट से, ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए भारत नेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी तक वो जो लक्ष्य था हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक क्या किया जाएगा, प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। नोट कर लीजिए 2025 तक, ये इसमें शामिल नहीं है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। सरकार ने टारगेट लिया है कि 2022-23 में भारत नेट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा और 2025 तक सभी गांव को ब्रॉडबैंड या इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक लक्ष्य रखा गया है हर एक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का, 2025 तक। इस बार के बजट में लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी बनाए जाएंगे। डिजिटल, इस बार डिजिटल पर सरकार ने बहुत काम किया, आपने देखा होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। यहां तक कि इस बार पहली बार क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हुई है और कहा गया कि यदि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं तो 30% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस बार क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लेने की बात हुई, यानी क्रिप्टो करेंसी से यदि पैसा आप कमाते हैं कहीं भी जाकर दुनिया में, अब भारत क्या है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30%। इसका मतलब क्या है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी की ओर आगे बढ़ रही है। अब उसका भी मन है, मूड है कि जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रही है, डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है, तो हम भी बढ़ेंगे। तो खैर डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। इसके अलावा वन क्लासरूम वन चैनल की बात की गई है। इसके अलावा 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन की बात की गई है।
समझ में आ रहा है बात? तो वन प्रोडक्ट, वन रेलवे स्टेशन, वन क्लासरूम, वन चैनल, इसकी बात की गई है। इसके अलावा डिजिटल रूपी, डिजिटल करेंसी की बात की गई है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है। ये सब बात आप याद रखिएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पिछला जो मेरा बजट का सेशन है वो आप जरूर जाके देख लें। आपको बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक में हर एक जगह प्री से लेकर मेंस तक आपका काम आने वाला है। वो सेशन देख लीजिएगा जरूर जाकर के। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनेंगे। क्यों? ताकि डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन जो लेन देन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। 75 जिला सिलेक्ट किया गया भारत का, उसमें 75 डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे और चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के तर्ज पर, और वो भी क्या जारी करेगा? ई पासपोर्ट जारी करेगा। क्या जारी करेगा भाई? ई पासपोर्ट। भारत सरकार अब क्या करेगी? लोगों को ई पासपोर्ट जारी करेगी। इस तरह के पासपोर्ट जारी करने में दुनिया के 3 देश शामिल हैं। कौन कौन? अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन। ये 3 देश ऐसे थे जो अपनी जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, ई पासपोर्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, इसमें पासपोर्ट में एक चिप लगा होगा जिसके अंदर उस व्यक्ति की सारी जानकारी होगी। एक एम्बेडेड चिप, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रयोग किया जाएगा। एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रयोग किया जाएगा किसके अंदर? इस पासपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर आपकी सभी जानकारी होगी। इससे व्यक्ति को यात्रा करने में सुविधा होगी। साथ में जो एजेंसियां हैं जो चेक करती हैं कि आप कहां के नागरिक हैं, उनको भी आसानी होगी कि कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। किसी के पास ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट भी लेकर रखता है लोग। तो ऐसे में किस देश के वो नागरिक हैं, ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, इन सबको जांच करने में भी आसानी होगी। और एक व्यक्ति को यात्रा के दौरान जो पासपोर्ट को लेकर परेशानी होती है, पासपोर्ट में कोई परेशानी हुआ, एयरपोर्ट पर बैठा दिए पूरे 6 घंटे। आप दुबई गए, बैठा दिए, अमेरिका गए, बैठा दिए। अब चिप लगा होगा, उसके माध्यम से उसकी सारी जानकारी उसमें हासिल हो जाएगी, जहां डुप्लीकेसी का कोई वो नहीं रहेगा। इसलिए जो आम जनता, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको परेशानी थोड़ी कम होगी विदेश यात्रा में। ऐसा ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी भी पहले कर चुके हैं। भारत भी अब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी करेगा। आगे आते हैं भाई, बड़ा बढ़िया जानकारी है। मोदी जी का जो यूट्यूब फॉलोअर है वो दुनिया के सभी राजनेताओं में सबसे ज्यादा हो गया है। 1 करोड़ मोदी जी का अपना यूट्यूब चैनल है। दुनिया के कई राजनेता, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, ये भी 8 लाख तक सीमित है। इनका यूट्यूब फॉलोअर कितना है? 8 लाख। और हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका यूट्यूब फॉलोइंग बढ़ गया 1 करोड़। लगातार होना भी चाहिए, काफी नेम फेम वाले प्रधानमंत्री हैं। चलिए, तो 1 करोड़ फॉलोइंग को पार करने वाले दुनिया के राजनेता कौन बन गए यूट्यूब पे? कौन बन गए भाई? हमारे मोदी साहब। आगे चलते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विटर को चेतावनी दी है। ट्विटर हमेशा विवाद में रहता है, पता नहीं किस धुन में रहता है ट्विटर। नहीं, ट्विटर किस धुन में रहता है भाई? ट्विटर धुन में है भैया, बात ही नहीं सुनता। न तो सरकार की बात सुनना है, न कोर्ट की बात। आप जानते हो कि पिछले साल किसान आंदोलन जो हुआ, उसमें ट्विटर पर जो भी ट्वीट किया गया सब उसने पब्लिश कर दिया। नियम क्या होना चाहिए? ऐसे कोई पोस्ट जो देश को तोड़ने वाला हो, जो भारत के संविधान का अपमान करने वाला हो, उस पोस्ट को उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। कुछ चैनल पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ आपत्तिजनक चीज पोस्ट किया जाए तो उसे हटा ले। ये भाई साहब क्या है, अगर कोई ऐसा पोस्ट हुआ भी है तो पोस्ट तो करते ही हैं और कहने के बाद भी नहीं हटाते। पता नहीं किस स्वतंत्रता की बात ही करते हैं। कहते भारत में अनुच्छेद 19 है, पर इनको नहीं पता 19 अनुच्छेद में क्या लिखा है कि स्वतंत्रता वहीं तक है जिससे कि भारत की एकता और अखंडता में खलल ना पड़े। ये बात इनको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें आप और उसको पब्लिश कर दें। आप आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था इनको कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट उसको हटा लीजिए, हटाए नहीं। तब अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, इनको फटकार लगाया है, बोला कि देखो अगर काम करना है तो करो वरना दुकान बंद करके जाओ यहां से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया है ट्विटर के लिए कि जो आदेश दिया हूं, हटाना है तो हटाओ और नहीं काम करने का दुकान बंद करके भागो यहां से। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि भाई आप जल्दी से सुधर जाइए, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है उसको फॉलो कीजिए। बहुत बड़ा न्यूज, ऐतिहासिक न्यूज भारत के लिए। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार, नोट कर लीजिए, इससे पहले 4 बार जीत चुका है। 2018 में भी विनर रहा था भारत, 2018 में भी वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी विनर रहा था। तो 5वीं बार भारत क्या जीता है? इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड को हराकर। किसको हराया? क्वेश्चन आ सकता है।
भारत ने किसको हराकर जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप? बोलिए, किसको हराकर जीता है? कमेंट करो जल्दी। इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड को हराकर जीता है। कितनी बार? 5वीं बार जीता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सामने इस खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए भारतीय टीम को देखा जा सकता है। आगे आइए, अगला करंट अफेयर। सऊदी अरब, सऊदी अरब से करंट है भाई। सऊदी अरब ने अपने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान इसको लेकर कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रगान से संबंधित जो सऊदी अरब में कानून है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना है। इसके अलावा सऊदी अरब में जेद्दा एयरपोर्ट है। जेद्दा सऊदी अरब में, मक्का मदीना सऊदी अरब में, उसकी राजधानी रियाद है। तो सऊदी अरब ने अपने राष्ट्रगान, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग के जो कानून है उसमें बदलाव करेगा। क्यों बदलाव करेगा? इसकी घटना समझ लीजिए। अभी कुछ बांग्लादेश के नागरिकों ने सऊदी अरब में जाकर सऊदी अरब के फ्लैग का अपमान किया है, उसके झंडा के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है। ऐसे में जो वर्तमान कानून है सऊदी अरब में झंडा को लेकर, उतने कड़े कानून नहीं है। तो सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि थोड़ा और कड़ा कानून बनाया जाए ताकि कोई राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रध्वज के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। तो बांग्लादेशी नागरिकों पर केस हुआ है और उसको गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की गई है, पर उतने कड़े कानून नहीं है। लेकिन अभी सरकार कही भाई कि अब इसमें चेंज करेंगे, कड़े कानून बनाएंगे ताकि देश का जो सम्मान है उसके साथ कोई दिक्कत न हो। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। आप जानते हैं कि सहकारिता विभाग का गठन हाल ही में हुआ है। भारत में सहकारिता मंत्रालय जो बना है ये हाल ही में सरकार ने बनाया है और उसके मंत्री बने अमित शाह। अमित शाह जी भारत में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी हैं और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। इस मंत्रालय का गठन अभी हाल ही में 2021 में ही भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 2022-23 में होगा यहाँ पर, सहकारिता के विकास के लिए योजनाओं को लागू किया जाएगा। यानी इन्होंने अभी घोषणा किया है कि सहकारिता के विकास के लिए मंत्रालय तो बन गया और कोई योजना नहीं चल रहा है, तो उसके लिए योजना बनाई जाएगी और उन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि सहकारिता संघ जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है उनको मजबूती मिले और वो अच्छे से काम कर सके। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। इस बार के बजट में भूमि संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भूमि संबंधी विवादों के निपटारा के लिए, भूमि संबंधी विवादों के निपटारा के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। इसमें क्या है कि आपकी जमीन के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, अभी जमीन आप खरीदिए तो आपका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, फिर दूसरा जमीन खरीदिए फिर रजिस्ट्रेशन होगा, तीसरा खरीदिए फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी में जमीन खरीदते हैं तो उनका अलग होगा, राज्य सरकार की अथॉरिटी में खरीदते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। ऐसे में भूमि संबंधी जो विवाद होता था उसको निपटाने में भी दिक्कत होती थी और पता ही नहीं चलता था जमीन किसका है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि जल्दी इस तरह के विवाद को से निपटा जाए और साथ में ऐसे विवाद उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन हम चलाएंगे। इस बार के बजट में घोषणा किया है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इस बार 3 वन हो गया। वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन, वन क्लासरूम वन चैनल और वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, तीनों नोट कर लो। इस बार के बजट में 3 बात आया। क्या क्या आया? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, दूसरा वन क्लासरूम वन चैनल, तीसरा वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन। ये तीनों की बात इस बार के बजट में पहली बार की गई है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई थी। पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, अरुणाचल जाइए, आप कहीं भी रहते हो, आप अपने राशन कार्ड अगर बिहार का है, बंगाल का है या यूपी का है, आप कहीं भी जाकर के अपने राशन कार्ड से अनाज उठा सकते हैं। 2020 के बजट में वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई थी और इस बार के बजट में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन, वन क्लासरूम वन चैनल की बात की गई है। पूरा नोट कर लो भाई। हमारी पूरी कोशिश, हमारी
चलिए, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था, सॉरी इसके लिए। तो लगा समझ में आ रहा है बात? इतनी सारी बातें इस बार के बजट में की गई है। अगला आता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट अगला करंट, दीदी से। दीदी हमेशा चर्चा में रहती है। ममता दीदी जो भी बहुत भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाई है, ये हमेशा चर्चा में रहती। क्यों? इनका चर्चा में रहने का कारण होता है कुछ विवादित बयान। अभी हाल ही में दीदी ने क्या किया है कि महाराष्ट्र की एक सभा में उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रगान को, यानी जो नेशनल एंथम है इंडिया का, जन गण मन, आधे पर से गा के इन्होंने छोड़ दिया। 52 सेकंड का जन गण मन है, इनके पास 52 सेकंड भी समय नहीं था और इन्होंने आधे यानी 26 सेकंड में इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो जन गण मन क्या नियम है, यदि आप गा रहे हैं तो कंप्लीट कीजिए उसे। देखिए, आम आदमी अगर ऐसा करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये दीदी एक बड़ी राजनेता है, इनके द्वारा राष्ट्रगान को आधे पर गाकर छोड़ दिया गया। इस वजह से इनका केस किया गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है इनका केस किया गया सीवड़ी कोर्ट। सीवड़ी कोर्ट है, सीवड़ी कोर्ट है, देखिए ये मुंबई का एक इलाका है सीवड़ी, मुंबई के सीवड़ी कोर्ट में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इस कोर्ट ने आदेश दिया है, सम्मन जारी किया है कि भाई आप कोर्ट में उपस्थित हो। कोर्ट, सीवड़ी कोर्ट ने आदेश जारी किया है ममता बनर्जी के लिए कि आपने आधे पर जो राष्ट्रगान छोड़ा, इसका क्या वजह है, आप कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी सफाई दें। इसके लिए सम्मन अभी जारी हुआ है। कौन से कोर्ट ने जारी किया है? सीवड़ी कोर्ट जो मुंबई का है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं। बाकी देख रहे हैं क्या मामला है, देखिए सामने मामला भी लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने अपनी एक सभा में राष्ट्रगान को आधे गाकर छोड़ दिया था, जिस कारण से इन पर केस दर्ज किया गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर है राफेल से। राफेल एम सामने दिख रहे होगा आपको, सामने आपको दिख रहा होगा राफेल एम। राफेल एम का मतलब होता है मेरी टाइम, एम का मतलब मेरी टाइम, और मेरी टाइम का मतलब समुद्र। अभी तक जो फ्रांस से राफेल विमान कहां से आया? फ्रांस से आया है। अभी तक राफेल विमान को जमीन से उड़ाया गया था। जब से भारत में आया, जमीन से इसकी उड़ान तय की गई थी, लेकिन पहली बार इसे आईएनएस विक्रांत, एक विमान वाहक पोत है, विमान को ढोने वाला एक जहाज है आईएनएस विक्रांत, समुद्र के अंदर आईएनएस विक्रांत से इसे क्या किया गया है? उड़ाया गया है। इसका सफलतम परीक्षण किया गया है, यानी कि इसे समुद्र से भी देखो यहां पर गोवा के तट से फ्रांस से लिया गया राफेल विमान का समुद्री संस्करण, जिसका नाम है राफेल एम, आईएनएस विक्रांत से गोवा के तट से, सॉरी यहां तट होगा, तट से सफलतम परीक्षण किया गया है। गोवा के तट, क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में किस तट से राफेल विमान को समुद्र से लॉन्च किया गया है? तो गोवा के तट से। किस विमान वाहक जहाज से? तो आईएनएस विक्रांत से इसका परीक्षण किया गया है, जो काफी सफलतापूर्वक वहां से विमान को उड़ाया जा सका। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट देखें हम लोग, प्रोजेक्ट 75, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, इसको आप लोग वैसे भी हमेशा के लिए याद रखिए। प्रोजेक्ट 75 का जो संबंध है वो पनडुब्बी यानी सबमेरीन विकास से है। आप जानते हैं कि पानी के अंदर ऐसा जहाजी ढांचा जो पानी के अंदर चले उसे सबमेरीन कहा जाता है, उसे कहा जाता है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी विकास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? तो प्रोजेक्ट 75। पहला तो जीके आपके लिए हो गया, करंट बात की बात है। पहला जीके क्या हुआ? प्रोजेक्ट 75 किसके लिए? तो क्या बोलेंगे? पनडुब्बी के विकास के लिए। ये पनडुब्बी विकास के चरण में एक नए पनडुब्बी का विकास किया गया है, जिसका नाम आईएनएस बागीर रखा गया है। बागीर एक मछली की प्रजाति है। बागीर क्या है? एक मछली की प्रजाति है जो जनरली पानी के बाहर नहीं आता है, मछली जनरली पानी के अंदर चलता है। इस मछली के नाम पर ये जो नया सबमेरीन पनडुब्बी डेवलप किया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसका नाम रखा गया है आईएनएस बागीर। अभी इसको नेवी में शामिल नहीं किया गया है, इस पनडुब्बी को नेवी में शामिल नहीं किया गया है, और कहा गया है कि जब इसे नेवी में कमीशन किया जाएगा तब इसका नाम क्या दिया जाएगा? आईएनएस बागीर। अभी नाम नहीं दिया गया, अभी नाम डिसाइड हुआ है कि जिस दिन कमीशन होगा उस दिन किस नाम से कमीशन किया जाएगा इसे? आईएनएस बागीर के नाम से। बागीर एक मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर को देखते हैं। भारत ने श्रीलंका को 50 करोड़ का क्रेडिट लाइन दिया है। क्रेडिट लाइन भारत ने श्रीलंका को दिया है 50 करोड़ का। 50 करोड़ का क्रेडिट लॉन्च किया है श्रीलंका सरकार के लिए। आप सुने होंगे कि अभी हाल ही में श्रीलंका चीन के धोखे में पड़ गया। चीन के धोखे में पड़ा, वजह यह था कि चीन ने वहां हम्बन टोटा पोर्ट बनाया है।
चीन ने श्रीलंका में कौन सा पोर्ट डेवलप किया है? हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया है। और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया हो कि चीन उसके कर्जे तले दब गया, और उसका जितना भी उसके पास फॉरेक्स रिजर्व था, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो सब उसका खत्म हो गया। यानी 1 रुपया नहीं बचा आयात करने के लिए उसके पास पैसा। जो स्थिति इंडिया की 1990-92 में था, वही स्थिति अभी श्रीलंका के हो गया है। भारत के पास मात्र 25 दिन का सामान खरीदने का पैसा बच गया था। 90-92 की स्थिति थी जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। उस समय भारत की जो क्रेडिट लाइन थी, जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व था, मात्र 25 दिन के आयात के बराबर बच गया था। पूरा भारत दिवालिया हो गया था। हमें समझौता करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक से, हमें समझौता करना पड़ा था IMF से, और हमें LPG के शर्त पर हमें वहां से कुछ कर्ज मिले थे जिससे भारत संभला था। लेकिन श्रीलंका के साथ भी वही स्थिति अभी हो गई है चीन के कारण, और उसके जितने भी क्रेडिट लाइन थे, उसका जितना भी फॉरेक्स रिजर्व था, वो खत्म हो गया। तो भारत यहां पर बड़ा भाई नहीं बल्कि बराबरी के तर्ज पर भारत ने अनाउंस किया है कि श्रीलंका को जो भी जरूरत होगा हर संभव मदद उसे किया जाएगा। तो भारत पहले $90 करोड़ दे चुका है, फिर दिया $60 करोड़, अब फिर से $50 करोड़ दिया। इसके साथ साथ 4000 करोड़ का सामान खरीद के दिया, और 11,000 करोड़ नकदी भी दिया श्रीलंका को। तो लगातार श्रीलंका को भारत मदद कर रहा है। यही वो मौका है जब श्रीलंका को अपने फेवर में किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा आपने कि श्रीलंका चीन को फेवर कर रहा था, और भारत के आसपास का आइलैंड, भारत के आसपास का देश अगर चीन को फेवर करे तो हमारे लिए ठीक बात नहीं है। अभी चीन ने जो किया श्रीलंका के साथ, अभी पूरे दुनिया के देशों का के लिए एक सबक है। पूरे दुनिया के देशों के लिए एक सबक है कि चीन से अगर मदद लोगे तो जो आज श्रीलंका का हालत हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका में भी चीन का ज्यादा पैठ है, तो अफ्रीका में भी जितने देश चीन से मदद ले रहे हैं, अब उनसे मदद लेना वो कम करेंगे। तो भारत को अब क्या चाहिए? इसी मौका का फायदा उठाकर चीन जब वहां से निकलेगा, चाहे चीन अफ्रीका के देशों में चीन का हिस्सेदारी कम होगा, तो भारत को अपना एंट्री कर जाना चाहिए। और ये बढ़िया हुआ, मुझे लगता है बढ़िया हुआ है। श्रीलंका को सबक मिला, तो दुनिया के दोस्त भी इसको देख रहे होंगे कि श्रीलंका के साथ हुआ, और देशों के साथ हो सकता है। तो भारत अब आराम से अफ्रीका के देशों में, पश्चिम एशिया के देशों में, मध्य एशिया के देशों में अब इंटर कर सकता है, और चीन वहां से बाहर जा सकता है। तो भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए, और भारत इसका फायदा उठा भी रहा है। आगे आते हैं, अगले करंट की ओर आते हैं। भारत ने बीजिंग में होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक, सबसे पहला करंट तो यही बनेगा कि इस बार का जो विंटर ओलंपिक है कहां होने जा रहा है? बीजिंग में। पहला करंट तो एक बीजिंग में होने जा रहा है। भारत ने इसका बहिष्कार किया है। कैसा बहिष्कार? राजनीतिक बहिष्कार। मतलब कि हमारा कोई भी पॉलिटिशियंस, हमारे तरफ से कोई भी अधिकारी इस समारोह में भाग नहीं लेगा। खिलाड़ी जाएंगे, हमारे प्लेयर्स जाएंगे खेलने, लेकिन कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेगा। वजह क्या है? एक वहां का सिपाही है जिसका नाम है छी फकाओ। छी फपाओ, उसका नाम है छी फपाओ। गलवान घाटी में कहा जाता है, अब सुने होंगे, आज से 1 साल पहले जो गलवान नदी है, एक गलवान रिवर है, कहां है भाई? लद्दाख में। वहां चीनी सैनिक ने भारतीय सैनिक पर हमला किया था। उस हमला में इस सैनिक का बड़ा योगदान था। भारतीय सैनिक पर हमला करने में छी फपाओ नाम के व्यक्ति का बड़ा योगदान था। इसी को क्या किया है, इस शीतकालीन ओलंपिक में छी फपाओ को ही दे दिया है बैटन रिले को आयोजित करने का काम। यानी बैटन रिले होता है, एक मसाल जलता है, उसको शुरुआत करने का जो जिम्मेवारी मिला है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? छी फपाओ, जिस पर आरोप है भारतीय सैनिकों को घायल करने का, उन पर हमला करने का। इसलिए भारत ने कहा कि ऐसे सैनिक को यदि आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप भारत विरोधी काम कर रहे हैं। जो आप नाटक करते हैं कि हमने हमला नहीं किया, ये सिचुएशनल हमला है, चीन की सरकार ने नहीं किया, बाउंड्री पर सैनिकों ने आपस में लड़ाई किया है, हमारे इशारे पर नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है कि आप इशारा नहीं किए, तो फिर इस सैनिक को इतना इज्जत क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब आप भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। तो भारत ने अभी क्या किया है भाई? इसका राजनीतिक विरोध किया है। भारत ने ही नहीं बल्कि और भी देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया इत्यादि देशों ने भी इस बार शीतकालीन ओलंपिक का विरोध किया है जो बीजिंग में होने जा रहा है। क्लियर है? समझ गए बात? क्यों किया? एक नाम पूछा जा सकता है, छी पपाओ, याद रखना। अगले करंट पर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री नहीं, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा में 2 दिन पहले की बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो आप लोग तैयार कर ही लीजिए। ये आपका पीछा जो 3 साल तक छोड़ने वाला नहीं है। ये करंट ऐसा करंट है कि 2-3 साल तक आपका पीछा करेगा। यह चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ। इन्होंने घोषणा किया है
लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने कि 2022 के लास्ट तक ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देंगे। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, नोट कर लो। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 और चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च होगा। ये कोई नया काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई नया काम नहीं करेगा। चंद्रयान 2 का जो अधूरा काम है उसी को चंद्रयान 3 पूरा करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान की क्रैश लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 जो चंद्रमा पर गया था ना, चंद्रमा पर उसका क्या हो गया था? क्रैश लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप उसको भेज रहे हैं वहां पहुंचने से पहले वो क्रैश हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, बिखर जाए, उसी को बोलते हैं क्रैश लैंडिंग। जो चंद्रयान 2 था उसकी क्या हुई थी? क्रैश लैंडिंग हुई थी। लैंड करने से पहले वो क्रैश कर गया था, इससे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। तो चंद्रयान 3 को कोई नया काम नहीं दिया गया। क्या नाम दिया गया है इसको? जो काम दिया गया है कि चंद्रयान 2 ने जो अधूरा काम छोड़ा है उसको इसको पूरा करना है। तभी इन्होंने, जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 को उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 को 2022 के अंत तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 कोई नया काम नहीं करेगा, बल्कि चंद्रयान 2 के द्वारा जो अधूरा लक्ष्य था उसे ही पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 कब जाएगा? 2022। 2 कब गया था ये भी लिख लो, 2019। और वो क्रैश लैंडिंग, उसका लैंडिंग कैसा हुआ था? क्रैश। और चंद्रयान 1 2008। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जल्दी नोट कर लो तुम लोग, चंद्रमा पर पानी का पता पहली बार पूरे दुनिया में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने वाला भी चंद्रयान 1 था। इंडिया का जो चंद्रयान 1 था उसी ने पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, पानी का पता लगाया था। वो था चंद्रयान 1 जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। तो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। ये बीजेपी के सांसद हैं जम्मू कश्मीर में उधमपुर से। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं अगले करंट पर बढ़ते हैं। और देखो सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, बड़ी मेहनत करता हूं आपके लिए, इतना मेहनत करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए लाया जाए। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर जो भी जानकारी आपके लिए मिले वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जरूरी है। चलिए, फरवरी के अंत तक क्या होने जा रहा है? क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। QUA से हो गया क्वाड्रिलेटरल और D से हो गया डायलॉग। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज संवाद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? चतुर्भुज संवाद। चतुर्भुज संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, और D का मतलब डायलॉग यानी क्वाड्रिलेटरल डायलॉग यानी चतुर्भुज संवाद के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन कहां होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होगा फरवरी के अंत में। अभी हुआ नहीं है। अब उस मीटिंग में क्या निकलेगा निचोड़, जब मीटिंग होगी उसके बाद के करंट में आपको बताएंगे। मेरी कोशिश हो रही है कि डेली न्यूज़पेपर को भी शामिल किया जाए और पुराने करंट अफेयर को भी लाया जाए, ताकि पिछले जनवरी 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक का करंट आपका करा दें, ताकि आपको करंट के लिए 95% से ऊपर इस सेशन से ही आपका काम हो जाए। आपको अन्य कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत न पड़े। लेकिन मेरा एक राय है कि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन जरूर पढ़ते रहिएगा। उससे क्या होता है कि आप थ्रू आउट होते रहते हैं और आपको पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं मना नहीं कर रहा कि आप मैगजीन मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़िए, मैगजीन न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं दावा करता हूं कि इसी सेशन से आपके सारे करंट का सॉल्व हो जाएगा। आपके पास जिम्मेवारी होगी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत के इतिहास की, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। अगर साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री कर लिए और बिहार स्पेशल कर लिए और एक करंट का मेरा सेशन कर लिए, तो मैं लिख के देता हूं गारंटी के साथ, जितने लोग सेशन से जुड़े हैं उनका प्री का रिजल्ट आ रहा है 100%। तो प्री के बाद भी हम लोग एक सेशन शुरू करेंगे मेंस के लिए, इसी टाइप का करंट अफेयर सीरीज आपके लिए शुरू किया जाएगा। चलिए, अगले करंट अफेयर और आज के सेशन का अंतिम करंट अफेयर है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रोफेसर जगदीश कुमार को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। प्रोफेसर जगदीश कुमार अभी यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं, यानी अध्यक्ष बने हैं। यूजीसी का इतिहास जान जाए। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था राधा कृष्णन समिति के सिफारिश पर। लिख लीजिए, यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पर की गई थी 1956 में। और जो राधा कृष्णन समिति थी उसका गठन किया गया था 1948 में। राधा कृष्णन समिति शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर
राधा कृष्णन समिति बनी थी, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में सुधार के लिए 1948 में बनी थी राधा कृष्णन समिति। 1948 में उसी समिति के सिफारिश पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में की गई थी। अभी किनको बनाया गया इसका अध्यक्ष? जगदीश कुमार। सामने देखिए जगदीश कुमार जी का मैंने पिक लगाया है। ये पूरा का पूरा करंट आज का सेशन रहा। कैसा रहा सेशन आप अगर कमेंट करके जल्दी से सब लोग कमेंट कर दो, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उस पर काम करके आपके लिए और बेहतर कर सके। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और टेलीग्राम चैनल से का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से मिशन 50 IAS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। और कैसा लगा करंट एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल शाम 5:30 बजे इसी समय इसी चैनल पर इसी स्थान पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।